नमस्कार दोस्तों, पवन एजुकेशन स्टडी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रविशेषण। देखिए, सबसे पहले मैं विशेषण की बात करूं तो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन कोई शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए तो वह क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, गुरुजी अच्छा पढ़ाते। यह एक साधारण सा वाक्य है, गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे अच्छा है, यह एक क्या है? विशेषण शब्द है। यह इसकी विशेषता है कि वह गुरुजी क्या है? अच्छा पढ़ाते हैं। यह गुरुजी क्या हो जाएगा? यहाँ एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, यहाँ गुरुजी क्या है? संज्ञा शब्द है। और अच्छा क्या है? यहाँ पे विशेषण शब्द है। गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं एक शब्द यहाँ पे बहुत और जोड़ दूं, गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण, गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत जोड़ देने से क्या हो जाएगा? उस विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यह क्या कहलाता है? अपना प्रविशेषण कहलाता है। यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं? गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी हमारे पास, यानी प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। जो शब्द विशेषणों की भी क्या बताए? विशेषता बताए, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते। अच्छा क्या है? यहाँ पे विशेषण शब्द है। मैंने इसमें एक बहुत शब्द और जोड़ दिया, तो यह क्या हो गई? इस अच्छा विशेषण शब्द की भी और विशेषता बढ़ गई। वह क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए इसका। पहला हो गया आपका, गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, कश्मीरी आम बहुत मीठे होते हैं। कश्मीरी आम बहुत मीठे होते। समझ रहे होंगे आप, कश्मीरी आम मीठे होते, तो यह क्या है? विशेषण शब्द। उसकी विशेषता है सेव की कि वह मीठा है। कौन से सेव? कश्मीरी सेव मीठे होते हैं। यह इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन एक शब्द और जोड़ देने से यह क्या हो जाएगा? इसका प्रविशेषण हो जाएगा। यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत मीठे हैं। यानी कश्मीरी सेव बहुत मीठे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? इसका प्रविशेषण हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए आप, यह महल अत्यंत ऊंचा है। क्या है? अत्यंत ऊंचा है। महल तो ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। यह आपका विशेषण हो गया। महल कैसा है? ऊंचा है। महल की विशेषता है कि वह ऊंचा है। यह क्या है? इसका विशेषण शब्द है। लेकिन
मैं ऊंचा शब्द के आगे एक शब्द और जोड़ देता हूं, अत्यंत ऊंचा है, तो यह इस विशेषण की भी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। तो यह हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। अत्यंत शब्द लगाने से इस विशेषण ऊंचा शब्द की भी क्या हो गई, विशेषता बढ़ गई कि महल अत्यंत ऊंचा है। ठीक है। बात करूं मैं चौथे उदाहरण की, तो राम सबसे ईमानदार, सबसे ईमानदार लड़का है। राम सबसे ईमानदार लड़का है। ईमानदार क्या है, यहाँ पे विशेषण शब्द है। राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम क्या है, ईमानदार है। ठीक है। तो ईमानदार क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण शब्द हो गया। लेकिन मैं इस ईमानदार शब्द के आगे एक सबसे शब्द और जोड़ रहा हूं, यानी यह इसका क्या हो गया, प्रविशेषण। प्रविशेषण किस प्रकार हो गया, मैंने परिभाषा लिखवाई है कि जो शब्द विशेषणों की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। राम सबसे ईमानदार लड़का है, या ईमानदार हो गया आपका विशेषण शब्द। इस विशेषण शब्द की भी विशेषता बताई जा रही है कि राम क्या है, सबसे ईमानदार लड़का है। तो सबसे यहां क्या हो गया, आपका प्रविशेषण हो गया। ठीक है। यह आपकी परिभाषा हो गई प्रविशेषण की, यानी जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। सॉरी। अब बात आती है अवस्थाएं, प्रविशेषण की अवस्थाएं। तो प्रविशेषण की अवस्थाएं यानी विशेषणों की तुलनात्मक स्थिति क्या कहलाती है, अवस्थाएं कहते हैं। विशेषणों में जो तुलना की जाती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, उसकी अवस्थाएं कहते हैं। अवस्थाएं भी तीन प्रकार की होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, मध्यम अवस्था और उत्तमा अवस्था। देखिए आगे, आगे बात करते हैं हम अवस्थाओं के बारे में। क्या अवस्थाएं, अवस्थाएं किसे कहते हैं, यानी विशेषणों की तुलनात्मक स्थिति क्या कहलाती है, अवस्थाएं कहलाती है। विशेषणों की तुलनात्मक स्थिति अवस्थाएं कहलाती, क्या कहलाती है, अवस्थाएं कहलाती है। क्या चीज, विशेषणों में जो तुलनात्मक स्थिति उत्पन्न होती है या विशेषणों में जो तुलना की जाती है वह क्या कहलाती है, उसकी अवस्थाएं कहलाती है। विशेषणों की तुलनात्मक स्थिति क्या कहलाती है, अवस्थाएं कहलाती है। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है। कितनी होती है, तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है। पहली होती है आपकी मूल अवस्था। कौन सी, मूल अवस्था यानी मूल अवस्था। दूसरी आती है आपकी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था या मध्यमावस्था, इसको मध्यमावस्था भी कहते हैं, उत्तरावस्था या मध्यमावस्था। तीसरे नंबर पर आती है आपकी उत्तमावस्था। कौन सी आती है, उत्तमावस्था यानी उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, उत्तरावस्था या मध्यम अवस्था और उत्तम अवस्था, तीन प्रकार की क्या होती है, आपकी अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं किसे कहते हैं, विशेषणों की तुलनात्मक स्थिति क्या कहलाती है, अवस्थाएं कहलाती है। बात करते हैं हम सबसे पहले मूल अवस्था की। सबसे पहली अवस्था आती है हमारी मूल अवस्था। प्रविशेषण में सबसे पहले अवस्था आती है हमारी मूल अवस्था। मूल अवस्था किस कहते हैं, जिस वाक्य में मूल या साधारण बात कही जाए। जिस वाक्य में
जिस वाक्य में मूल या साधारण बात कही जाए, साधारण बात कही जाए, जिस वाक्य में मूल या साधारण बात कही जाए वह क्या कहलाती है? मूल अवस्था कहलाती है, मूलावस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का, यह एक साधारण सी बात है, यानी साधारण सा वाक्य है, राम अच्छा लड़का है। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता पटु है। सीता पटु है। गीता सुंदर लड़की है। सीता पटु है, गीता सुंदर लड़की है। यह क्या है? एक साधारण सी बात कही गई है, राम अच्छा लड़का है, सीता पटु है, गीता सुंदर लड़की है। यह वाक्य किस अवस्था के हैं? मूल अवस्था के। मूल अवस्था किसे कहते हैं? जिस वाक्य में मूल बात कही जाए या साधारण बात कही जाए वह क्या कहलाती है? मूलावस्था कहलाती है। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर की अवस्था, उत्तरावस्था, जिसे मध्यम अवस्था भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की अवस्था है हमारी उत्तरावस्था या मध्यम अवस्था भी कहते हैं। मध्यमा अवस्था, मध्यमावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था किसे कहते हैं? जब दो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम में, जब दो संज्ञा या सर्वनाम में तुलना करके एक को श्रेष्ठ और एक को कमजोर बताया जाए। जब दो संज्ञा सर्वनाम हो तो उसमें क्या किया जाता है? एक को श्रेष्ठ बता दिया जाता है और एक को कमजोर बता दिया जाता है, यानी दोनों में तुलना की जाती है। तो वहां क्या होती है? उसकी उत्तरावस्था होती है, यानी दो में से एक की तुलना की जाती है, कौन श्रेष्ठ है, कौन कमजोर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। वहां दो में तुलना की जाए तो वहां क्या होती है? उसकी उत्तरावस्था या मध्यम अवस्था कहलाती है। और देखिए, इसमें तरप तरप प्रत्यय का तरप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तरप प्रत्यय का भी क्या होता है? प्रयोग होता है, जिसका तर शेष रहता है, जिसका तर शेष रहता है। उत्तरावस्था या मध्यमावस्था के वाक्यों को पहचानने का एक तरीका यह भी है कि उसमें आपको क्या मिलेगा? तरप प्रत्यय मिलेगा। ठीक है, तरप प्रत्यय को देखकर आप उस वाक्य को पहचान सकते हैं कि यह किस अवस्था का वाक्य है। जिसका क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। एक पहचान ये हो गई, तरप प्रत्यय देख के आप पहचान सकते हैं कि वाक्य किस अवस्था का। दूसरा, जब जहां दो में तुलना की जाए तो वह किस अवस्था में आएगा? उत्तरावस्था या मध्यम अवस्था में आएगा, यानी दो संज्ञा सर्वनाम में तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया जाए, एक को कमजोर बताया जाए, एक को अच्छा बताया जाए या एक को बुरा बताया जाए, यानी दो में तुलना की जाए तो वहां क्या होता है? उत्तरावस्था या मध्यम अवस्था होती है। दूसरा पहचान है इसकी, इसमें तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसका क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। उदाहरण से समझ लीजिए, राम रवि के मुकाबले श्रेष्ठ है।
राम रवि के मुकाबले श्रेष्ठ है। किसमें तुलना की जा रही है? संज्ञा में, दोनों संज्ञा शब्द है। हाँ? राम रवि के मुकाबले श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? राम। किसके मुकाबले श्रेष्ठ है? रवि के मुकाबले श्रेष्ठ। यानी राम को श्रेष्ठ बता दिया और रवि को क्या बता दिया? कमजोर बता दिया। दो में तुलना की जा रही है। राम क्या है? रवि के मुकाबले श्रेष्ठ है, यानी रवि से श्रेष्ठ कौन है? राम। या दो में तुलना की जा रही है राम और रवि में, यानी कौन सी अवस्था हो गई? यह इसकी कौन सी हो गई? उत्तरावस्था हो गई, यानी मध्यम अवस्था का वाक्य हो गया, क्योंकि दो में तुलना की जा रही है, राम रवि के मुकाबले श्रेष्ठ है। दूसरे उदाहरण से समझिए आप। गीता सीता की अपेक्षा लंबी है। गीता सीता की अपेक्षा क्या है? लंबी है। वही कितने में तुलना की जा रही है? दो में तुलना की जा रही है। गीता और सीता में तुलना की जा रही है कि दोनों में कौन लंबी है, यानी गीता सीता की अपेक्षा लंबी है। कौन लंबी है? गीता लंबी है। किसकी अपेक्षा लंबी है? सीता की अपेक्षा लंबी है। दो में क्या हो गई? तुलना हो गई कि दोनों में कौन लंबी है? गीता लंबी है। किसकी अपेक्षा लंबी है? सीता की अपेक्षा लंबी है। दोनों में तुलना कर दी कि सीता की अपेक्षा गीता लंबी है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी अवस्था हो गई आपकी? उत्तरावस्था, यानी मध्यमा अवस्था। तीसरे उदाहरण देखिए आप। सचिन एक बेहतर खिलाड़ी है। सचिन एक बेहतर खिलाड़ी है। यहां पे आपको दिख रहा होगा, तर दिख रहा होगा, यानी कौन सा प्रत्यय इसमें? तरप प्रत्यय है, जिसका क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। हमको यहाँ क्या दिख रहा है? तर, यानी यह किसकी अवस्था है? उत्तरावस्था है, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? तरप प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, जिसका क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है, यानी सचिन एक बेहतर खिलाड़ी है। ठीक है, चौथा उदाहरण देखिए। राम पटुतर विद्यार्थी है। राम पटुतर विद्यार्थी, वही तरप प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, जिसका क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। कौन सी अवस्था हो गई? उसकी उत्तरावस्था या मध्यमा अवस्था हो गई। इसके बाद अपने तीसरे नंबर पर तीसरी अवस्था आती है, उत्तमा अवस्था। तीसरी अवस्था है दोस्तों उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, इसमें क्या होता है कि दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जब दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम में तुलना करके, जब दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम में तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ और एक को सबसे कमजोर बताया जाए। ठीक है, यानी जब दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम में तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए और एक को सबसे कमजोर बताया जाए, तो वहां क्या होती है? उत्तमा अवस्था होती है। देखिए, उत्तरावस्था में तो दो में तुलना की जाती है और उत्तमा अवस्था में दो से अधिक में तुलना की जाती है। ठीक है, दो से अधिक में यानी बहुतों में से किसी एक की तुलना की जाए, बहुतों में से किसी एक की तुलना की जाए, वहां क्या होती है? उसकी उत्तमा अवस्था
होती है। उत्तरावस्था में दो से तुलना की जाती है और उत्तरावस्था में दो में से तुलना की जाती है और उत्तमावस्था में बहुतों में से यानी दो से अधिक में तुलना की जाती है। यानी दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम तुलना करके एक को क्या बताया जाए, सर्वश्रेष्ठ बताया जाए और एक को सबसे कमजोर बताया जाए, वहां क्या होती है, उत्तमा अवस्था होती है। इसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है जिसका तम शेष रहता है। तम शेष रहता है, ठीक है। इसके द्वारा भी आप उसकी अवस्था को, वाक्य में जो वाक्य दे रखा है उसकी कौन सी अवस्था, इसको पहचान सकते हैं। किसके द्वारा, तमक प्रत्यय को देखकर। जिस वाक्य में आपको तमक प्रत्यय दिख जाए वह किस अवस्था का होगा, उत्तमा अवस्था का होगा, जिसका क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। दूसरी पहचान है, जब दो से अधिक में या बहुतों में से किसी एक की तुलना की जाए, एक को श्रेष्ठ बताया जाए या एक को सबसे कमजोर बताया जाए, तो वहां उसकी कौन सी अवस्था होती है, तुलनात्मक अवस्थाएं होती है। देखिए उदाहरण देखिए, सचिन एक बेहतरीन खिलाड़ी, ये मैंने उत्तरावस्था में भी लिखवा दिया आपको, वहां पे तर प्रत्यय का प्रयोग किया था, ठीक है। यहाँ पे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, ठीक है। सचिन एक बेहतरीन खिलाड़ी है। खिलाड़ी, देखिए तर प्रत्यय में क्या होता है, उत्तरावस्था होती है, यानी दो में तुलना की जाती है। बेहतरीन, एक बेहतरीन खिलाड़ी, सचिन एक बेहतरीन खिलाड़ी, यानी बहुतों में से किसकी तुलना की जा रही है, सचिन की तुलना की जा रही है कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ बहुतों में से एक की तुलना की जाए, एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां कौन सी अवस्था होती है, उत्तमा अवस्था होती है। दूसरा उदाहरण देखिए आप, अशोक महानतम सम्राट था। सम्राट अशोक, अशोक महानतम सम्राट था कि नहीं, सम्राट था। अशोक महानतम सम्राट था। हमको इसमें एक प्रत्यय दिखाई दे रहा है, वो है तमक प्रत्यय। कौन सा दिख रहा है, तमक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसका क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। जिसका क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। अशोक महानतम सम्राट था, जिसका क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। तो हमको इस वाक्य में तमक प्रत्यय का प्रयोग दिखाई दे रहा है, इस कारण इसमें कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तमा अवस्था हो जाएगी। तीसरा उदाहरण देखिए आप, राजेश गांव में सबसे मोटा लड़का है। मोटा लड़का, कर दी तुलना। राजेश गांव में सबसे मोटा लड़का है, पूरे गांव में राजेश क्या है, सबसे मोटा लड़का है। तो यहाँ बहुतों में से किसकी तुलना की जा रही है, राजेश की, वह सबसे मोटा लड़का है। कहाँ पे, पूरे गांव में किसकी तुलना की जा रही है, पूरे गांव से एक राजेश की तुलना की जा रही है कि गांव में राजेश सबसे मोटा लड़का है। तो इसमें कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तमा अवस्था हो जाएगी। गीता कक्षा में सबसे लंबी लड़की, गीता कक्षा में सबसे लंबी लड़की है। अब कक्षा में दो तो होते नहीं है, पूरी कक्षा में 10 भी हो सकते हैं, 20, 40, 50 कितने भी हो सकते हैं। उस पूरी कक्षा में गीता क्या है, सबसे लंबी लड़की है। यहाँ कौन सी अवस्था दिखाई दे रही है आपको, उत्तमा अवस्था हो जाएगी, क्योंकि गीता पूरी कक्षा में सबसे लंबी लड़की, यानी बहुतों में से गीता की तुलना की जा रही है कि वह सबसे लंबी लड़की है पूरी कक्षा में। यानी
जो उत्तरावस्था होती है, मध्यमावस्था होती है, उसमें दो में से तुलना की जाती है। लेकिन जो हमारी उत्तमावस्था है उसमें दो से अधिक में या बहुतों में से एक की तुलना की जाती है। एक को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता है या एक को सबसे कमजोर बता दिया जाता है। वहां पे क्या होती है, उसकी उत्तमा अवस्था होती है। और सबसे एक पहचान यह भी है कि इसमें तमक प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसका क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। उत्तरावस्था में तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसका तर शेष रहता है, ठीक है। और उत्तम अवस्था में तमक प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसका तम शेष रहता है। इसी के साथ आज का ये प्रविशेषण, जिसकी तीनों अवस्थाएं कंप्लीट होती है। इसी के साथ धन्यवाद। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें, ठीक है।